वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया अपने एग्ज़ाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और आज का हमारा ध्येय आईएएस का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ के लिए। तो आइए हम इसमें अच्छे से देखते हैं। यह ध्येय आईएएस का प्रैक्टिस सेट है प्रीलिम्स के लिए। इसमें यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। इसमें सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स मिक्स हैं। तो इसमें हम जो है इसमें आज हम 40 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए हम देखते हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दक्कन ट्रैप के संबंध में सत्य कथन चुनें। ये पूछ रहा है कि सत्य कथन पूछ रहा है, कौन से इसमें सत्य है। तो अगर हम दक्कन के बारे में कुछ समझना चाहें तो जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का क्षेत्र जो होता है लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये 3-4 राज्य ऐसे हैं जो ये दक्कन ट्रैप के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज़, जो दक्कन ट्रैप है इसका जो निर्माण हुआ था, ट्रैप मतलब होता है जाल। ट्रैप मतलब क्या होता है? एक जाल टाइप का बना हुआ है। एक युग, इस पहला ऑप्शन पहला कह रहा है, इसमें समझते हैं। कह रहा है कि इसका निर्माण कार्बोनिफेरस काल के प्रारंभिक में चरण में हुआ था। दूसरा कह रहा है कि यह दरारी उद्भेदन का परिणाम था। तो ये कार्बोनिफेरस काल में नहीं हुआ था, ये हुआ था क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था। दूसरी चीज़, दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि यह दरारी उद्भेदन का परिणाम है। दरारी उद्भेदन मतलब ज्वालामुखी की क्रिया से यह बना हुआ है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि दक्कन ट्रैप का निर्माण जो है ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। इसी ज्वालामुखी क्रिया की वजह से यहाँ पे बेसाल्ट का निर्माण हुआ है। बेसाल्ट, और बेसाल्ट के लावा के कारण यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और उसी काली मिट्टी की वजह से हम इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा क्या होगा? सत्य पूछ रहा है तो केवल 2 होगा। इसमें कार्बोनिफेरस नहीं होगा, क्रिटेशियस होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें उष्ण झरना दिया गया है और राज्य दिया गया है। कौन सा झरना कहाँ पर है? तो पहला झरना है तालबीज झरना। तो तालबीज झरना कहाँ पे है? राजस्थान में है। मतलब ए का क्या हो जाएगा? चौथा। सोहना झरना जो है वो हरियाणा में है। तो ये ए का, बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। तप्त पानी कहाँ पर है? तप्त पानी है उड़ीसा में। मतलब तीसरा का हो जाएगा सी का पहला। और अनहोनी जो है झरना, ये मध्य प्रदेश में है। डी का दूसरा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 देखते हैं हम नीचे वाला ऑप्शन। 4 3 1 2 ऑप्शन डी हमारा होगा। ओके, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में तांबा खनिज का क्षेत्र नहीं है? जैसे तांबा क्षेत्र, जैसे सभी क्षेत्र बटे हुए हैं। कोई लौह अयस्क क्षेत्र है, कोई तांबा क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र हैं अलग अलग। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मलाज खंड है, मोसाबानी है और खोदरीबा है। खोदरीबा, ये तीनों जो हैं तांबा के क्षेत्र हैं। ये तीनों क्या हैं? तांबा के क्षेत्र हैं। मलाज खंड, मोसाबानी और खोदरीबा। जो मलाज खंड है यह एमपी में है और मोसाबानी जो है यह झारखंड में है और खोदरीबा जो है ये राजस्थान में है। ये तीनों जो हैं तांबा के हैं। जो नोवा मुंडी है यह लौह अयस्क क्षेत्र है, लौह अयस्क क्षेत्र है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी होगा। ओके, ऑप्शन हमारा सी होगा। ये लौह अयस्क है, ये लौह अयस्क है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थात कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो जलोढ़ मृदा यह कह रहा है कि यह भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। तो हाँ, लगभग ये 43.4
परसेंट क्षेत्रफल पर, भारत के पूरे क्षेत्रफल में इतने क्षेत्रफल पर जितना क्षेत्रफल है इतने में ये जलोढ़ मृदा पाई जाती है। इसके बाद कह रहा है इसमें जैव पदार्थ नहीं पाए जाते। अलग कह रहा है कि फसलीदार खेतों से इसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण संभव है। जो ये फलीदार जो दाल वाले पौधे होते हैं, जैसे मटर का जो पौधा होता है, इससे जो है इसको बोने से खेत में नाइट्रोजन बढ़ जाता है। कभी खेत में अगर नाइट्रोजन बढ़ाना है आपको तो आप फलीदार पौधा लगाइए उसमें। ओके, तो इसमें यह मिट्टियाँ सिंचाई है सर्वयुक्त होती हैं। तो हमारा ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो ऑप्शन बी या जैव पदार्थ नहीं पाए जाते इसमें ह्यूमस की कमी होती है। इस मिट्टी में ह्यूमस की कमी होती है। ओके, तुम्हारा ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? बी होगा। आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि मानसूनी वन साल क्या है? साल एक मानसूनी वन है। सदाबहार आबनूस क्या है? एक सदाबहार है। मैग्रोव वन सुंदरी, मैग्रोव वन में एक सुंदरबन का डेल्टा जो है, इसका नाम जो सुंदरबन पड़ा हुआ है, वहाँ पे एक सुंदरी नाम का पौधा होता है, इसी नाम से सुंदरबन डेल्टा पड़ा हुआ है, जो पश्चिम बंगाल के जो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाता है। ये वहाँ पे मैग्रोवा एक वन पाया जाता है, मैग्रोवा क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर अल्पाइन वन में नागफनी अल्पाइन वन जो होता है, जो नागफनी होता है, ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अल्पाइन वन जो हिमालय के ऊंचाई भाग में पाया जाए वो अल्पाइन वन होते हैं। ठीक है, अल्पाइन वन के साथ साथ हम 2-3 और देखते हैं। जैसे एक होता है पाइन, अल्पाइन के साथ एक पाइन होता है, एक बर्च नाम का एक पेड़ होता है, पौधा होता है, एक जूनिपर नाम का होता है, एक जूनिपर नाम का एक पौधा होता है। ओके, तो ये सभी अल्पाइन वन के क्षेत्र में आते हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, तुम्हारा ऑप्शन सी होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पर्वतीय ढालों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है। जो पर्वतीय ढाल होते हैं वहाँ पे मृदा अपरदन, ढाल बने रहते हैं तो मृदा अपरदन होगा। होता क्या है, वहाँ पे वन रोपण नहीं किया जा सकता, हवादार पट्टियाँ बनाकर, ये भी गलत है। समोच्च रेखीय जुताई की जाती है। होता क्या है कि वहाँ पे जो खेत बनाए जाते हैं वो सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं, समोच्च रेखीय जुताई की जाती है, छोटा छोटा टुकड़ा बनाया जाता है, तो ऐसे टुकड़े रहते हैं, तो वो जो है अपरदन क्रिया कम होती है। तुम्हारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। यह सिद्धांत क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है उत्परिवर्तन सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत कहलाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो यहाँ पे ये प्रश्न ही गलत है, यहाँ पे असत्य नहीं होगा, यहाँ पे होगा सत्य। कौन सा सत्य है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी स्तनधारी असमतापी होते हैं, ये गलत है। सभी स्तनधारी असमतापी नहीं होते हैं। ठीक है, चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, हाँ है, ना कि पक्षी। जो चमगादड़ होता है ये जो है ये स्तनधारी प्राणी है, ये जो है पक्षी में नहीं आता। दूसरी चीज़, ये रात्रिचर जंतु है। ये असमतापी, ये जो है असमतापी, सभी स्तनधारी असमतापी नहीं होते, लेकिन जो चमगादड़ होता है यह असमतापी होता है। असमतापी का मतलब होता है कि जिनका वातावरण के अनुसार ताप बदलता रहता है, उसे असमतापी बोलते हैं। तो चमगादड़ तो असमतापी है, लेकिन सभी स्तनधारी नहीं होते, इसलिए हमारा सत्य पूछ रहा है तो केवल 2 होगा आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक पर्वतीय दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। पहले समझते हैं कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। देखिए, जो ये तीस्ता नदी का दर्रा है, तीस्ता नदी द्वारा
जिस दर्रे का निर्माण होता है वो जलेपला दर्रा है, जलेपला दर्रा है। ठीक है। बनिहाल दर्रा है जम्मू कश्मीर में, बारालाचा दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, और नाथला दर्रा है सिक्किम में, जलेपला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक। इसके बाद जलेपला दर्रे से ही भूटान जाने का मार्ग है। और अगर हम नाथला दर्रा की बात करें तो ये बीच में बंद भी कर दिया गया था, लेकिन ये खुला हुआ है, इससे हम तिब्बत जाने का एक रास्ता है, तिब्बत जाने का एक रास्ता है नाथला से। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन बी, जलेपला। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? देखिए, स्थित नहीं है। देखिए, मेरियाना गर्त तो प्रशांत महासागर में ही है। एक गर्त हम बता रहे हैं सुंडा गर्त, जो कि हिंद महासागर में है, सुंडा गर्त। एल्यूसियन की अगर हम बात करें तो एल्यूसियन जो है ये भी प्रशांत महासागर में है। आटाकामा भी है, आटाकामा एक मरुस्थल भी है जो कि दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। और पोर्ट रिको जो गर्त होता है, यह गर्त है उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक गर्त है जिसका नाम है पोर्ट रिको। ओके, हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, यही प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है बंदरगाह, इधर गया है प्रकृति क्या है, मतलब कौन सा बंदरगाह किस टाइप का है। तो जो विशाखापत्तनम बंदरगाह है ये है प्राकृतिक बंदरगाह है। और जो पारादीप बंदरगाह है यह है लगून बंदरगाह। हल्दिया जो है बंदरगाह है नदमुख है। और कांडला जो कि जोरिए है। कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है। पारादीप कहाँ? उड़ीसा में है। लगून बंदरगाह है। तो ये सारी चीज़ें सभी सुमेलित हैं। इसका होगा और आंसर ऑप्शन बी, 1 2 3 4 इस सामने सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कूट वाला प्रश्न है। ठीक है। कह रहा है कि समुद्र के किनारे के भागों पर दैनिक तापांतर कम होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें क्या होगा? ए तो सही है क्योंकि समुद्र किनारे जो है भागों में दैनिक तापांतर कम होता है, लेकिन भूमध्य रेखीय वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होता नहीं, वहाँ भी कम होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी होगा। ठीक है। भूमध्य रेखियों पर भी दैनिक तापांतर कम होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कल्चर दिया गया है, कहीं सही सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, हॉर्सी कल्चर, हॉर्स मतलब घोड़े से हम जान सकते हैं कि हॉर्सी कल्चर जो है ये घोड़ा का पालन संबंधित है। मोरी कल्चर ये रेशम कीट संबंधित है। शहतूत की कृषि की जाती है, इसे मोरी कल्चर बोलते हैं, रेशम कीट से है। पोमोलॉजी ये फलों का विज्ञान है, पोमोलॉजी बोलते हैं। एरिपोनिक कह रहा है कि पौधों को केवल जल में उगाना, ये गलत है। देखो, पौधों को हवा में उगाना, एरी से एयर मान लीजिए, एयर संबंधित है, और एरिपोनिक से पौधों को हवा में उगाना, इसे हम एरिपोनिक बोलते हैं। तुम्हारा आंसर इसमें सी होगा, जो कि सी गलत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि भारत के विभिन्न स्थानांतरित कृषियों के नाम गलत सुमेल है। कौन सा गलत सुमेल है? देखिए, झूम कृषि जो है ना ये उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, क्लियर, झूम कृषि। दीपा, देखिए पहले पोंडू देखते हैं। पोंडू ये भी एक कृषि का नाम है, स्थानांतरित कृषि है, इसे आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। धाबी ये उड़ीसा में पाया जाता है, कृषि का नाम है। सर, स्थानांतरित कृषि में होता क्या है कि मान लीजिए कोई जंगल है, यहाँ पे जंगल काट दिए, काटने के बाद यहाँ कुछ दिन खेती किए, इसके बाद यहाँ की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई, इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। इससे क्या होता है कि नुकसान होता है, जंगल कटते जा रहे हैं, इससे काफ़ी नुकसान से, इसे हम जो स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब ये स्थानांतरित कृषि के सभी क्या हैं? नाम हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ए, सी और डी सही हैं। दीपा जो कृषि होता है यह झारखंड में नहीं होता है, ये होता है छत्तीसगढ़ में।
यह होता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इनमें से कौन सी फसल शुष्क पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है। शुष्क पद्धति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो चावल हम जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए, पानी ज़्यादा चाहिए, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनजातियाँ था उससे गलत सुमेल है, कौन सी जनजाति में गलत सुमेल है। देखिए बेद्दा जनजाति तो श्रीलंका में है, सबको याद है। कुलामन जनजाति फिलीपींस में है, ये भी सही है। लैप जनजाति जो है ये दक्षिणी स्कैंडिनेविया, ये भी सही है। कुंग जनजाति जो है ये जो है अमेरिका में नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सी, कुंग जनजाति। ओके, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे कि दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल व स्थलमंडल विस्तार का प्रतिशत क्रमशः क्या है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हो जाएगा 81 और 19%। जलमंडल जो 81%, स्थलमंडल 19%। ओके, क्या है दक्षिणी गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन कह कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण की योजना में भारत गंगा के मैदान को किस वर्ग में रखा है। इसे रखा है CWG वर्ग में, CWG वर्ग में रखा है। ठीक है, कोपेनहेगन क्या होता है, ये जलवायु वर्गीकरण करता है, जलवायु के बारे में ध्यान रखता है, उसका मीटिंग करवाता है, ये सारी चीज़ें कोपेनहेगन एक सम्मेलन होता है अलग अलग। ये है पारिस्थितिकी तंत्र का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, बताइए। देखिए बंगाल में ना कपास की खेती जूट खेती बहुत अच्छी होती है, जूट की खेती, तो इसे हम गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, फाइबर जूट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पक्षियों के आश्रय स्थल है, यहाँ पे राजस्थान है। सबको पता है कि केवलादेव घाना जो पक्षी विहार है वो राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में है। बेथांगल जो है ये तमिलनाडु में है, बेथांगल कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। रंगनाबिट्टू कर्नाटक में है। ठीक है, ये भी सही है, ए बी सी तीनों सही है। क्या सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है ना, तो सलीम अली जो है मध्य प्रदेश में नहीं है, ये भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, सलीम अली, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कि विश्व प्रसिद्ध मोका एक कहवा पाया जाता है, कहवा है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है यमन में। फैक्चुअल क्वेश्चन रख लीजिए, मोका कहवा कहाँ पाया जाता है, यमन में पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सा क्रेटर झील का निर्माण है, क्रेटर झील का निर्माण है, तो इसमें निर्माण नहीं पूछ रहा है, नहीं है, तो लोनार झील, तो लोनार झील कहाँ पर बताओ, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है, भारत का है, और ये क्रेटर झील है। होता क्या है कि ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो झील बनती हैं, ज्वालामुखी प्रक्रिया से जो झील बनती हैं उसे क्रेटर झील कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं, बाद में बड़ा होता चला जाता है। ठीक है, तो लोनार झील तो क्रेटर झील है, और एवर्नेस झील जो है ये भी क्रेटर झील है। टिटिकाकल झील ये भी जो है क्रेटर झील है। लेकिन जेनेवा झील जो है, जेनेवा झील जो है यह जो है स्विट्ज़रलैंड में है, और ये भूकंपकृत झील है, भूकंपकृत झील है, न कि क्रेटर झील। ठीक है, लोनार, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के हाई बेल्ट से निकलने वाली मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी, बताइए। कांगे नदी, नाइजर नदी, नील नदी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से होगा कोई नहीं, इनमें से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए मकर रेखा को जो काटती है ना, उसको उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। निकलती तो हाई बेल्ट से, ऐसा ही है, लेकिन काटती कौन सी है मकर रेखा को, लिम्पोपो। कांगो या जैर नदी जो काटती है वो काटती है विषुवत रेखा को, किसको काटती है, विषुवत रेखा को। एक चीज़ और एडिशनल जानकारी रखिए कि नील जो नाइजर नदी है इसे हम तेल नदी भी कहते हैं, तेल नदी भी कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, थोड़ा छोटा करते हैं। 24, ये संवत दिया गया है, किस समय गणना किया जाता है। देखिए विक्रम संवत जो है ना, ये 57 होगा, इसका
57 ईसा पूर्व गिनते हैं इसको, विक्रम संवत को। और शक संवत को हम 78 पे गिनते हैं, और गुप्त संवत को हम 320 पे गिनते हैं, कलि संवत्सर को इसमें गिनते हैं। तो ए का क्या हो जाएगा तीसरा, बी का क्या हो जाएगा पहला, और सी का हो जाएगा चौथा। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पुस्तक है एक एलाइव द वंडर, इसे ब्लैक होल घटना का वर्णन किया गया है, ये किसकी बुक है? बताइए बताइए किसकी बुक है? बी, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, J.Z. हॉलबेल की एक किताब है, इसे आपको रटना होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि ईसाई धर्म के धर्मांतरण हिंदुओं को पैतृक संपत्ति से उत्तराधिकारी से प्राप्त करने सक्षम में कौन सा अधिनियम था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इसमें एक्ट बनाया गया था 1850 से एक्ट बनाया गया था, जो ईसाई धर्म में धर्मांतरण हिंदुओं को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी प्राप्त करने से सक्षम, मतलब कोई भी अगर हिंदू जो है अगर ईसाई धर्म लेता है तो उसे भी उसका पैतृक संपत्ति उसे मिलेगा इस एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की प्रति हुमायूं के अनुराग को चित्रित करता है? तो ये हमारा बुक का नाम है कानून ए हुमायूनी, कानून ए हुमायूनी। ठीक है, कानून ए हुमायूनी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। देखिए, विजयनगर जो साम्राज्य था, यहाँ के जो शासक थे देवराय सेकंड ने एक दूत मंडल चीन भेजे थे, ये हमारा क्या है? सही है। हरिहर सेकंड ने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी, ये भी सही है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी थी, ये गलत है। देवराज सेकंड ने अपनी सेना से मुसलमान लड़ाकों को भर्ती किया था, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन सी क्या है? ये गलत है। इसमें हुआ क्या कि विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी थी, और दूसरी राजधानी जो थी पेनुकोंडा थी। पहली राजधानी क्या थी? हम्पी थी। ओके, तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निजामुद्दीन जुनैद प्रसिद्ध वजीर था। निजामुद्दीन जुनैद क्या था? एक प्रसिद्ध वजीर था, किसके काल में? तो ये था हमारा आंसर होगा इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे कि सिंध विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब सिंध का विलय किया गया तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड एलन बरो। डायरेक्टली प्रश्न से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार महापद्म की उत्तराधिकारियों की संख्या 8 थी, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जहां इसका उल्लेख है, जहां पे इस तथ्य का उल्लेख है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी है। इसमें का पुराण और बौद्ध ग्रंथ में इसका जो है व्याख्या किया गया था, उसका उल्लेख किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, क्या कि निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वाकाटक, राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य, ये क्या थे? एक वंश का नाम है, एक रियासत थी, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश। अब यहाँ के शासक थे, तो कौन शासक कौन से हैं कौन से नहीं हैं, तो हमें ये देखना है। देखिए, वाकाटक जो था शासक थे वो परवर सेन थे, पहला हमारा क्या है? सही है। राष्ट्रकूट के जो शासक थे उनका नाम था दंतिदुर्ग। पल्लव के जो शासक थे उनका नाम था सिंह विष्णु। और चालुक्य राजराज प्रथम जो थे ये चालुक्य के नहीं चोल वंश के थे, ठीक है। इन्होंने ही एक मंदिर था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने ही करवाया था। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश माना जाता है। बात सही है। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित किया, तो दोनों सही है और एक दूसरे को सही के व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वैसे गुलाम वंश संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था 1206 में, उसके बाद वो खेलते हुए तो उसकी मृत्यु हो गई।
इसका इल्तुतमिश ने ही उसको संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने राजस्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना की? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, इल्तुतमिश होगा कि बलबन होगा कि नासिरुद्दीन महमूद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा? तो मेरा ऑप्शन होगा बलबन। कौन होगा? बलबन। बलबन ने ही राजस्व सिद्धांत संबंधी सिद्धांत की स्थापना की थी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान कहा? किस रचना में विश्व का सुल्तान कहा है अमीर खुसरो ने किसको? अलाउद्दीन को। बताइए बताइए किस में कहा है? ऑप्शन सी का है खजाइनुल फतूह में। खजाइनुल फतूह जो था ये अमीर खुसरो की रचना है, इसमें अलाउद्दीन को उसने विश्व का सुल्तान कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने 1000 सितुन निर्माण कराया था? देखिए 1000 सितुन को 1000 खंभा महल भी कहते हैं। 1000 खंभा महल, खंभा महल जिसे कौन कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था 1000 खंभा महल का निर्माण। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी का था। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाई थी। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सही है बताओ? पहला गलत है, दूसरा सही है। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता तैयार कराई थी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सत्य पूछ रहा है, सत्य केवल 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान-ए-इस्तिहाक, दीवान-ए-इस्तिहाक क्या था? बताइए। दीवान-ए-इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक के सामने एक विभाग था, एक विभाग था। कौन सा विभाग था? पेंशन विभाग था। पेंशन विभाग को जो है दीवान-ए-इस्तिहाक कहा जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेखक कवि हैं, आश्रयदाता हैं, मतलब किस कौन से कवि किस के काल में थे? तो सबको पता है कि जो थोड़ा बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, हेमचंद्र, हरिशेर, जयदेव और बाणभट्ट। तो जो हेमचंद्र थे ये कुमार पाल के काल में थे, कुमार पाल के काल में थे। हरिशेर जो थे ये समुद्रगुप्त के काल में थे, और बाणभट्ट हर्ष के काल में थे, और जयदेव लक्ष्मण सेन काल में थे। तो इसका हो जाएगा ए का चौथा, ए का चौथा, बी का दूसरा, बी का दूसरा। तो ऑप्शन ए होगा हमारा, ऑप्शन ए होगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, हम 40 क्वेश्चन का सीरीज करते हैं, बस थोड़ा करो अच्छे करो। चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम भारत में प्रभाव यह सिद्ध करता है। देखिए बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, उस अभिलेख से मालूम पड़ता है कि अशोक के बहुत सारे अभिलेख से ये चीज़ें मालूम पड़ता है कि हर अभिलेख में क्या लिखा गया है, किसके बारे में है। तो जो इसमें जो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था, इसमें यह मालूम पड़ता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनका पश्चिम भारत में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन, आज का हमारा ये 40 क्वेश्चन का सेशन समाप्त होता है। हम नेक्स्ट सीरीज अगली बार देखेंगे। दूसरी हम कहना चाहेंगे जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी मिस्टेक होता है तो आप उसे कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं, बता सकते हैं, और आपका सपोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।